हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी पाठशाला बाई SST। दोस्तों, आज के इस वीडियो में DELED सेकेंड सेमेस्टर का जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी और आकाश। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम पहले जान लेते हैं। जो टॉपिक हमारा पहला है वो सौर परिवार, दूसरा तारामंडल और आकाशीय पिंड, तीसरा छाया और ग्रहण, चौथा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पांचवा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना और आखिरी टॉपिक है हमारा भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। तो इसमें जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन राइज होता है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था सौर परिवार। तो देखिए, सूर्य ग्रह और उल्का पिंड से हम परिचित हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सौर मंडल में क्या क्या कौन कौन से ग्रह आते हैं। सबसे पहले सेंटर में हमारा सूर्य होता है, फिर उसके बाद बुध ग्रह, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेटस और नेपच्यून। ठीक है। बड़ी संख्या में लघु ग्रह जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। कई पुच्छल तारे होते हैं हमारे सौर परिवार में। उल्काएं होती हैं जो समय समय पर कुछ अंतराल में सूर्य की परिक्रमा करती हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और जो दूरी होती है, जो भी हमारी खगोलीय दूरी होती है, उसका मापन किलोमीटर या मीटर में नहीं होता, उसका मापन प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में एक नंबर में, वेरी शॉर्ट में, तो याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि अब जो क्रम होता है वो कैसे होता है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले बीच में सूरज होता है, फिर जो पार्थिव ग्रह हैं वो आते हैं। ठीक है। दो प्रकार के ग्रहों को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है। एक होते हैं जो पार्थिव ग्रह होते हैं और विशाल गैलीय जो ग्रह होते हैं। जो पार्थिव ग्रह होते हैं उनको स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार होते हैं। फिर इसके बाद बीच में एक वो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की परत होती है। फिर उसके बाद विशाल जो ग्रह होते हैं वो आते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर आगे अगर देखेंगे तो प्लूटो भी मिलेगा और होमियो भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा जो सौर परिवार है उसके सदस्य। आपको मेन चीज़ें ये याद रखनी है कि कौन कौन से हमारे पार्थिव ग्रह हैं और कौन कौन से विशाल गैलीय ग्रह हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन दो प्लैनेट्स या किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सूर्य के निकटतम चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो संरचना है वो लगभग पूरी पृथ्वी से मिलती जुलती है। ठीक है दोस्तों। और अब अच्छा, हाँ, इन ग्रहों के जो लक्षण हैं, मतलब जो जैसे कि पतली परत होना और इसमें लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा मिलना, ठीक है, कई धातुओं मिलना, और इनके जो उपग्रह होते हैं वो भी कम होते हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में खगोलविदों ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम मंदाकिनी और इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं। अच्छा, इसकी साइज़ भी पूछ लेता है। तो इसकी जो साइज़ है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि इसकी साइज़ कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 100,000 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, बस इतना बहुत है, इनफ है। जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें सौर परिवार में इतना बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं तारामंडल और आकाशपिंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, तारामंडल में और आकाशपिंड में क्या इंपॉर्टेंट है? ध्रुव तारा, धूमकेतु और सप्तऋषि। ठीक है, इन मंडल के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। अब जैसे कि रात में जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं और ये तारे हमें बहुत दूर होते हैं हमसे, लेकिन उनका जो प्रकाश है हमको दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है, उनका पूरा प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ तारों का समूह उनकी विशेष आकृति के कारण जाना जाता है। कई ऐसे तारा होते हैं जो एक विशेष आकृति बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सप्तऋषि है ना, 5 तारे मिलकर डब्लू का आकार बनता है। ठीक है, और इस जो ये डब्लू की आकृति का जो बनता है इसको कैसियोपेया कहते हैं। इसी प्रकार ओरियन भी होता है। ठीक है, तो ये सब इन तीनों को नाम याद कर लीजिएगा। ये तीन बहुत पूछ सकते हैं कि कोई ऐसे तारे को 3 समूह के नाम बताइए, 3 तारों के जो कि कुछ एक विशेष आकृति बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अच्छा, एक ध्रुव तारा होता है जो कि फिक्स होता है कि वो मतलब किस अक्ष पे होगा। तो ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष पर इसलिए है और वो स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति जो सभी तारों की स्थिति बदलती रहती है लेकिन उसकी स्थिति नहीं बदलती है।
बस इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं तो छाया एवं ग्रहण जो हमारा टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक है। देखिए छाया क्या होती है, बस इतना ही चीज़ जानिए, छाया क्या होती है, उपछाया क्या होती है और ग्रहण क्या होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो छाया क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण जो पड़ती है, प्रकाश की किरण में जो उसका मार्ग होता है, अगर कोई उसमें अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर वो वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाता और उस क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है, प्रकाश नहीं पहुंचता, जिसे हम छाया कहते हैं। सपोज़ अगर कोई आदमी है, ठीक है, अगर वो बल्ब के सामने खड़ा हो जाए किसी लाइट के सामने तो उसके पीछे उसकी परछाई बनेगी, ठीक है। अब एक टॉपिक और है उपछाया। तो अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया के अतिरिक्त कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कुछ मात्रा में प्रकाश पहुँच पाता है, उस क्षेत्र में पूर्ण अंधकार नहीं होता और वहाँ आंशिक अंधेरा होता है, जिसे उपछाया कहते हैं। बस दोनों डेफिनेशन पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ना हमें, ठीक है। फालतू चीज़ मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट बस वही पढ़ रहे हैं। अब आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रहण। देखिए ग्रहण क्या होता है। देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चांद की कक्षा पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा से 5 डिग्री झुकी हुई है। जब भी चांद, पृथ्वी और सूर्य एक ही सरल रेखा और एक ही तल में होते हैं तो पृथ्वी की छाया, फिर से सुनिएगा, जब चांद, पृथ्वी और सूर्य एक ही सरल रेखा और एक ही तल में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चांद या चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण मेनली 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एक बार फिगर देख लीजिए और पहले सूर्य ग्रहण डिस्कस करते हैं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है, की पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है जब रात में चांद नहीं दिखाई देता है, ठीक है, और जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। चांद देखिए जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद होगा और तीनों ही एक तल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो चंद्र ग्रहण एक बार देख लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी पूर्णमासी की रात को दिखाई देता है। इस दिन चांद थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाई देता क्योंकि चांद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। देखिए कुछ चीज़ें इसमें विशेष है जो हमें जानना चाहिए कि पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी बनती है, पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी बनती है, इसलिए चांद पृथ्वी की छाया में काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहता है और इसीलिए चंद्र ग्रहण अधिक समय तक के लिए रहता है। अच्छा ये तो हो गया चंद्र ग्रहण। चांद की छाया जो है बहुत छोटी पड़ती है, ठीक है, पृथ्वी की छाया चांद पर बहुत लंबी है ना, तो देर तक पड़ती है, और चांद की जो छाया है बहुत छोटी है, इसलिए सूर्य ग्रहण का अपेक्षा कम समय लगता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो ये तो हमारी 3 पार्ट कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें आपसे पूछ सकता है, इसमें जैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे कि छाया बनने के लिए किस परिस्थिति का होना आवश्यक है ना। तो बताया कि जैसे कोई भी अगर किरण आ रही है उसके बीच में अगर कोई ऐसे अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो छाया का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन जैसे पढ़ लीजिएगा, चंद्र ग्रहण कब दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है, ठीक है, और चंद्र ग्रहण का समय सूर्य ग्रहण का समय से अधिक क्यों होता है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए विभिन्न विभिन्न लोगों की विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं हैं, लेकिन पृथ्वी का जो जीवन है उसके प्रारंभ को लेकर 2 प्रमुख विचारधाराएं हैं, एक विज्ञान को और एक धर्म की, ठीक है। विज्ञान के जीवन के आरंभ के जो क्रम है उसमें प्रक्रिया के स्वरूप को स्वीकार दिया गया, जबकि धर्म एक अचानक घटित अलौकिक घटना है, ठीक है। मतलब हम जब विज्ञान के नज़रिए से देखेंगे तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ये एक प्रक्रिया के तहत हुई है, लेकिन अगर हम ये धर्म के नज़रिए से देखेंगे तो ये एक अलौकिक अचानक घटना हुई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका के जीव विज्ञानी स्टैनली लॉयड मिलर ने इस खोज को एक नई और निश्चित दिशा दी। मिलर ने एक बहुत ही आसान प्रयोग के तहत हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनियम तथा जल वाष्प का मिश्रण तैयार कर उसे जीवाणु रहित गैस कंटेनर से गुजरने का मौका दिया। इस बीच इन गैसों को विद्युत ऊर्जा दी गई और उनकी यह कल्पना जीवन के प्रारंभ के वक्त मौजूद वातावरण पर आधारित थी। उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनियम, ठीक है, और जो वाटर वेपर होता है, जल वाष्प का मिश्रण तैयार किया और उसे कंटेनर से गुजारा जहाँ पे कोई जीवाणु नहीं था, ठीक है, कोई भी जीवाणु नहीं था। इसको इन्होंने ये माना था कि मतलब जब हमारी पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई तो ऐसा ही कुछ मतलब वातावरण था। अच्छा जब ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किए तो उनका जो मतलब रिजल्ट आया बहुत ही मतलब चमत्कारिक निकला था। उसमें क्या हुआ कि मिश्रण द्रव्य भूरे रंग का हो गया और उसमें अमीनो एसिड पाया गया जो प्रोटीन के मूल निर्माण का तत्व होता है और प्रोटीन ही जीवन का प्रमुख तत्व है, ठीक है। इससे प्रूफ कर दिए कि हाँ जीवन की उत्पत्ति ऐसे भी हुई थी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की क्या मान्यता थी? तो इनकी मान्यता थी कि प्रारंभिक स्वरूपों में
अचिंत्य जटिल प्रणाली की किस्में उत्पन्न हुई, उनमें ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि उनमें सुधार मूलतः प्राकृतिक पूर्व, छोड़ो इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको बहुत ही डीपली नहीं पढ़ना है, बस नॉर्मल समझ लेना है क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि विज्ञान और धर्म को मतलब क्या मान्यताएं हैं जो पृथ्वी पर जन्म हुआ था, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, अच्छा अमेरिका के वैज्ञानिक ने कैसे प्रूफ किया कि जीवन की उत्पत्ति का ऐसे ऐसे प्रोसेस है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, तो अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है। अब देखिए ये एग्जाम्पल, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, कि जैसे कि ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति की क्या संभावना थी, खगोलीय दूरी नापने की क्या इकाई है, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों नक्षत्र और ग्रह हैं। अगर इन ग्रहों में से एक भी पृथ्वी जैसा हुआ तो ब्रह्मांड में जीवन के अस्तित्व की संभावना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जून 2008 में यूरोपियन खगोलवादियों ने 42 प्रकाश वर्ष दूर 3 ग्रहों की खोज की जो आकार में पृथ्वी के समान थे। यह खोज अन्य ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व की संभावना को बल दी, मतलब ऐसा प्रूफ हुआ कि हाँ और भी ज़्यादा ऐसा हो सकता है। तो और इसी खोज को जो है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ कहा गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SETI कहते हैं, SETI। इसका फुल फॉर्म होता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ। अच्छा, वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि किसी ग्रह के पर्यावरण में जीवन उत्पत्ति के सभी कारक उपस्थित हो तो ऐसे ग्रहों को हम पृथ्वी के समकक्ष कह सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। इसके कुछ टॉपिक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि मंगलयान वाला हो गया क्वेश्चन, है ना, तो आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जून 1972 में स्पेस और स्पेस कमीशन भारत में स्थापित किया गया, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत में और कौन कौन से अंतरिक्ष अभियान के लिए केंद्र स्थापित किए गए, देखिए पहले सबसे पहला जानते हैं VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, इसरो, ठीक है, सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में, SHAR सेंटर यानी श्रीहरिकोटा आइलैंड इन आंध्र प्रदेश, फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC इन अहमदाबाद, और डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट DUCU अहमदाबाद में। अच्छा ठीक है, इन सब चीज़ों की मतलब इसलिए हमको जानना जरूरी है कि आप ऐसे ओरली पढ़ लीजिए कि कहाँ पे स्थापित है। ऐसे एग्जाम पे पूछ सकता है एक नंबर में कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसरो, इन्होंने बहुत ही मतलब कई ऐसे कृत्रिम सैटेलाइट बनाए हैं, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई जो कि बहुत ही हमारे कई क्षेत्रों में उपयोगी हैं। आपसे एग्ज़ाम ये पूछेगा कि इसरो द्वारा बनाई गई जो उपग्रह हैं उनकी 3 महत्वपूर्ण मतलब उनकी क्या उपयोग ही हमारे जीवन में, उसको लिखिए। तो इसका क्या क्या मतलब उपयोग हमारे जीवन में, जिससे पहला है मौसम की सही जानकारी देते हैं, खगोलीय प्रक्षेपण के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, टीवी में जो स्पष्ट क्लियर टेलीकास्ट होता है दूरदर्शन के स्पष्ट प्रसारण के लिए, और पृथ्वी में जो खनिज है उनकी सही जानकारी के लिए। आगे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो मंगलयान था वो सितंबर 2014 में भारत द्वारा छोड़ा गया था मंगल ग्रह पे, ये चीज़ याद रखिएगा, ज़रूर पूछ सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत लंबा हो गया है बट क्या करें, टॉपिक बहुत ही लंबे थे, सब कुछ बताना ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।